19 जून को जिनेवा में होने वाली ईरान डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने तेहरान में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अगले 60 दिनों के भीतर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से नहीं हटाई तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सील कर देगा। इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान इस डील को ट्रंप नेतन्याहू का डबल ट्रैप मानने लगा है। फंस गया ईरान, डील के नाम पर डबल धोखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साम दाम दंड भेद से ईरान डील करने का दावा तो कर लिया है, लेकिन क्या वाकई में 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे? क्योंकि ईरान के अंदर इस डील को लेकर जो गदर और कोहराम मचा है वो बेहद हैरान करने वाला है। ईरान में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि 60 दिन बाद ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका के साथ एक डील करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से इस डील की पुष्टि ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने की है, जबकि अमेरिका की तरफ से इस ईरानी डील का ढोल खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया में पीट रहे हैं। आखिर ईरान जिस डील को अपनी जीत बता रहा है, उस डील को लेकर उसकी सुप्रीम लीडरशिप इतना शांत और ठंडा रिएक्शन क्यों दे रही है? हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, ईरान से लेकर लेबनान तक युद्ध के सभी मोर्चों पर जंग रुक चुकी है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उसका ईरान डील से कोई मतलब नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका या ईरान की डबल जीत है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान ट्रंप के डबल ट्रैप में फंस चुका है और ईरान के लिए यह कितने भारी पड़ने वाला है। 107 दिन बाद ईरानी डील, एक तीर से दो निशाने। अमेरिका और ईरान जंग खत्म होने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 जून को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी हटा दी जाएगी। इस युद्ध और शुरुआती समझौते यानी एमओयू को देखने वाले अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोड़ पर ईरान का पल्ला राजनीतिक रूप से भारी नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है। 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे। 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने और पीस फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की खबरें हैं। फरवरी 2026 में भड़के इस भीषण युद्ध के करीब 3.5 महीने बाद दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान डील को लेकर जो लिखा है, उससे साफ पता चलता है कि ट्रंप इस डील को लेकर कितने ज्यादा खुश और उतावले हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे।
अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ये पहली हाई लेवल बैठक होगी। 24 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان تحول بسیار مهمی بود که محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. ईरान डील में डबल धोखा, ट्रंप नेतन्याहू का डबल गेम। अमेरिका ईरान में अब जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का संकेत दे दिया है। उनका कहना है कि कुछ ही घंटों में अब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान के साथ खुले मन से समझौता करने जा रहे हैं या फिर समझौते की आड़ में ईरान के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के कुछ एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह धोखा ना मानकर ट्रंप और नेतन्याहू की एक सोची समझी चेस चाल के रूप में देख रहे हैं, जिसके पीछे गणित हो सकता है। ट्रंप दुनिया के सामने शांति दूत की इमेज बना रहे हैं, दुनिया के लिए हारमूज खुलवा रहे हैं, जबकि नेतन्याहू बैड कॉप की भूमिका में रहकर लेबनान से लेकर ईरान तक हमले की खुली छूट का दावा कर रहे हैं। डील के तहत 60 दिन में परमाणु स्टॉक नष्ट करना है। अगर ईरान अपने डील से मुकरा तो ट्रंप को दोबारा से नैतिक और लीगल आधार मिल जाएगा और वो ईरान को तबाह कर डालेंगे। 107 दिनों की लगातार लड़ाई से अमेरिका और इजराइल दोनों के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर थे। इस डील के बहाने इजराइल और अमेरिका को अपने हथियारों का स्टॉक दोबारा भरने का समय मिल गया है, चूंकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं है। इसलिए नेतन्याहू ने चालाकी से खुद को अंतर्राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त कर लिया है। अमेरिका दुनिया से कहेगा वो शांति चाहता है, लेकिन इजराइल पर्दे के पीछे से ईरान के परमाणु ठिकानों पर मोसाद के जरिए गुप्त और सर्जिकल हमले जारी रखेगा। इजराइल सीज फायर के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले हिजबुल्ला और ईरान के शीर्ष कमांडरों को चुन चुन कर निशाना बनाने की नीति जारी रखेगा, ताकि समझौते के वक्त उसकी स्थिति कमजोर न रहे। अगर अमेरिका के दबाव में इजराइल को फ्रंट लाइन वॉर यानी आमने सामने का युद्ध रोकना भी पड़ा, तो भी मोसाद के जरिए ईरान के भीतर सीक्रेट ऑपरेशंस, साइबर हमले और परमाणु वैज्ञानिकों या ठिकानों को गुप्त रूप से निशाना बनाने का सिलसिला थमेगा नहीं। ये लगभग तय है। यानी 19 जून 2026 को अगर जिनेवा में ईरान की डील हो जाती है तो डील के अगले 60 दिन ईरान के लिए एक ऐसा डेथ ट्रैप साबित होंगे जहां ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी तबाह होगा और वो अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर रहने को मजबूर हो जाएगा। There is no doubt that this agreement is seen as very bad by the majority of the Israeli public. It will definitely damage Netanyahu's standing as somebody who is extremely skilled in both negotiations and relations with the Americans and security, because from both perspectives, things are not looking good. नेतन्याहू की सरकार में शामिल बेनज़ीर जैसे कट्टरपंथी नेता इस सीज फायर के खिलाफ सरकार गिराने तक की धमकी दे सकते हैं। नेतन्याहू का पूरा जोर अब ये रहेगा कि वो ट्रंप से इस बात की लिखित गारंटी लें कि अगले 60 दिनों में अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन बंद नहीं किया तो अमेरिका दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा क्या डील ईरान की जीत साबित होगी या फिर ट्रंप की ऐसी गहरी चाल जो हमेशा के लिए ईरान को तबाह और बर्बाद कर देगी। ने
लॉन्ग रेंज ड्रोन से फिर रूस के कई शहरों को निशाना बनाया। यारोस्लाव में तेल रिफाइनरी और तुला में केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया। इस बीच रूस ने चेतावनी दी कि अब रूस के हमले को यूक्रेन किसी कीमत पर नहीं रोक पाएगा। उधर जेलेंस्की ने दावा किया है कि जल्दी ही यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा। युद्ध अब रूस के दरवाजे तक पहुंच चुका है और यह दावा किसी पश्चिमी मीडिया का नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है यूक्रेन अब रूस के अंदर 900 किलोमीटर दूर तक लंबी दूरी के हमले कर रहा है। रूस का एक बेहद ऐतिहासिक शहर यारोस्लाव, जो मॉस्को के उत्तर पूर्व में करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है, रूस के हमलों के बाद जलने लगा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों से तेल ठिकानों में आग धधक गई है। मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर तुला इलाके में एजोड प्लांट, जो रूस के विस्फोटक बनाने में अहम हिस्सा माना जाता है, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसे भी धमाके में उड़ा दिया है। रूस के अंदर 28 इलाकों में एयर रेड अलर्ट बज रहा है। रूस के एयरपोर्ट पर उड़ानों में इन हमलों का असर दिख रहा है। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन ने मिलिट्री लॉजिस्टिक पर हमले का दावा किया है। ज़ेलेंस्की का साफ संदेश है, अगर रूस युद्ध खत्म नहीं करेगा तो युद्ध वहीं लौटेगा जहां से शुरू हुआ था। लेकिन यही वो दावा है जिसने क्रेमलिन से लेकर पूरे यूरोप तक अब बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच कौन जीत रहा है, बल्कि सवाल तो अब ये है कि क्या ये युद्ध पूरे यूरोप का युद्ध बनने जा रहा है और क्या पुतिन सचमुच मान चुके हैं कि अब यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा। Масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических структур, о реализации проектов, направленных на запуск. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары. 4 साल से जारी इस युद्ध में हजारों मिसाइल हमले हुए, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई और अब रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ कीव और मॉस्को नहीं बल्कि पूरा यूरोप दांव पर लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रेमलिन ने एक नया संदेश दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन को पूरा भरोसा है कि यूक्रेन अब रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, अब इस युद्ध को आगे यूरोप को लड़ना होगा। सवाल ऐसे में ये है, क्या यूक्रेन का युद्ध अब यूरोप का युद्ध बनने जा रहा है? क्या पुतिन की सेना निर्णायक बढ़त बना रही है और क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ती चली जा रही है? І усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні, з нашого боку не буде жодних... रूस की रणनीति बदल चुकी है। अब सिर्फ टैंक नहीं बल्कि हजारों ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और लगातार एयर स्ट्राइक यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही हैं। मॉस्को की कोशिश बिल्कुल साफ है, यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका दो, उसके हथियार खत्म कर दो और धीरे धीरे उसकी लड़ने की क्षमता को ही तोड़ कर रख दो। पुतिन को भरोसा है कि समय रूस के साथ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है सैनिकों की कमी, हथियारों की कमी और लगातार बढ़ता दबाव भी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप से अब ज्यादा मदद मांग रहे हैं।
लेकिन अब मदद की मांग के आगे बढ़कर उन्होंने यूरोप को चेतावनी दे दी है कि अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल रूस की मिसाइलों के सामने यूरोप खड़ा होगा। यहीं से शुरू होता है युद्ध का दूसरा एंगल। क्या नेटो सीधे मैदान में उतरेगा? क्या यूरोप अपने सैनिक भेजेगा? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अपनी सेनाओं को भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल मॉस्को में भी चिंता पैदा कर रहा है। पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं, अगर नेटो सीधे युद्ध में आया तो टकराव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यानी दुनिया फिर उस शब्द को सुन रही है जिससे हर कोई डरता है। तीसरा विश्व युद्ध तय हो चुका है, लेकिन कहानी में एक नया किरदार भी है, डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जो बार बार कह चुके हैं ये युद्ध खत्म होना चाहिए। अमेरिका हमेशा यूक्रेन के लिए पैसे नहीं बहा सकता। यानी वॉशिंगटन का मूड बदलता दिखाई दे रहा है और यही बात जो ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ाती चली जा रही है। इसीलिए यूरोप अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है। हथियार कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं, नई मिसाइलें बन रही है, ड्रोन तैयार हो रहे हैं और रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूरोप को डर है अगर अमेरिका पीछे हट गया तो रूस के सामने खड़ा कौन होगा। 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े युद्धाभ्यास किए। मार्च को स्ट्रीट फास्ट डार्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर यह एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बाल्टॉफ्स 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6,000 सैनिक इसमें शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुई नेटो की RAFL 26 नाम की एक्सरसाइज अभी भी जारी है, जो 19 तारीख तक चलेगी। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देशों के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन में एयर ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन रूस भी रुकने वाला नहीं है। रूसी हथियार फैक्ट्रियां रिकॉर्ड उत्पादन कर रही हैं। नई मिसाइलें, नए ड्रोन और नए हमले। पुतिन की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, लंबा युद्ध लड़ो और विरोधियों को थका दो। रूस अब अटैक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विकसित कर रहा है। मतलब ड्रोन के लिए अब एक अलग सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सवाल यही है, क्या यूरोप इस युद्ध में और गहराई तक उतरेगा? क्या नेटो और रूस आमने सामने आएंगे? और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के एक कदम और करीब पहुंच रही है? फिलहाल मॉस्को और कीव के बीच सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी और राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। लेकिन युद्ध के मैदान से आने वाली खबरें कीव की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि रूस ने 2026 की गर्मी में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। डॉनबास से लेकर के सुमाय और खार्किव तक रूसी सेना लगातार दबाव बना रही है और पश्चिम के एक्सपर्ट्स को डर है कि आने वाले महीनों में मॉस्को और बड़े हमले कर सकता है। क्या रूस 2026 में सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या यूक्रेन की नई रक्षा लाइन टूटने वाली है? उधर बेलारूस में रूसी सैनिकों की गतिविधियां नेटो देशों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि रूस ने सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि यूरोप की सीमाओं के आसपास भी अपनी सैन्य मौजूदगी अब और बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा डर परमाणु हथियारों का है। क्रेमलिन कई बार साफ कह चुका है कि अगर रूस की सुरक्षा को बड़ा खतरा महसूस हुआ तो उसके पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है। तो क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है?
क्या दुनिया फिर से क्यूबा मिसाइल संकट जैसे दौर में पहुंच रही है? पिछले 4 साल से लगातार चल रही ये जंग न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पश्चिमी देशों को भी थका रही है। अरबों डॉलर की मदद, खाली होते हथियारों के भंडार और बढ़ता आर्थिक दबाव अब यूरोप के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर ये युद्ध कितने साल और चलेगा? और अगर शांति नहीं हुई तो क्या आने वाले समय में रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर दुनिया का एक नया और सबसे खतरनाक अध्याय लिखेगी? अब सवाल सिर्फ यूक्रेन के अस्तित्व का नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और दुनिया की कई ताकतों के संतुलन का है।